बनर्जी का ये ऐलान नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका है। नीतीश कुमार ने कहा कि सब एक हो जाएं तो 100 सीट के नीचे सब आ जाएंगे। असलियत ये है कि 200 सीटें इनके हाथ से निकल चुकी हैं। कांग्रेस ने ऑफिशियली इस बार स्टैंड पर राहुल गांधी को खड़ा नहीं किया है ताकि हार का ब्लेम भी उन्हीं पर आ जाता है। ममता बनर्जी ने इस चीज से इनकार कर दिया है कि विपक्षी एकता होगी, उनके लिए बंगाल ही प्रायोरिटी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसाइड लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। मायावती के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव वे अकेली लड़ेंगी। ममता बनर्जी के इस ऐलान से अब नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जिस विपक्षी एकता का दावा नीतीश कुमार कर रहे थे, जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, वो अब एक के बाद एक टूटने लगे हैं। तेलंगाना में केसीआर अलग ही विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन बर्थडे के बहाने कुछ ऐसी ही कोशिश करते दिख रहे हैं। मायावती तो पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगी, और अब ममता बनर्जी भी एकला चौलो की राह पर ही चल दी हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे एडिटर पवन प्रकाश। तो सर, ममता बनर्जी ने तो ऐलान कर दिया है कि वो 2024 का चुनाव अकेली लड़ेंगी, तो अब इससे विपक्षी एकता पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि ललन सिंह तो ऐलान कर चुके हैं, तरह तरह के दावे कर चुके हैं कि वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, इन 3 जगहों पर 40 सीटों पर तो बीजेपी को पीछे धकेल देंगे। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ममता बनर्जी को इस बयान को ऐसे देखिए कि जैसे बिहार में 2024 के लिए चुनावी शंखनाद रैली करके हुई, उसी तरह बंगाल में जो चुनावी शंखनाद है वो मतलब एकता तोड़कर हुई। ममता बनर्जी का ये ऐलान नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि ललन सिंह ने जो कहा था, तो ललन सिंह का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उनका मैथ्स था इस मामले में। उनका कहना था कि बिहार, बंगाल और झारखंड, ये तीनों स्टेट्स को मिलाकर हम भाजपा को जो अभी सीटें मिली हुई हैं उसमें बहुमत से नीचे ले आएंगे। 272 का बहुमत होता है लोकसभा में, और जो टोटल भाजपा के पास सीटें हैं वो 303 है। बिहार से 17 सीटें हैं, बंगाल से 18 सीट है, और झारखंड में 12 सीट्स हैं। 12 सीट है इनके पास। टोटल 30-35 सीट जो यहाँ जीते हैं, अगर वो हरवा देते तो भाजपा ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। बाकी जगहों से कम होते होते भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी, तब किसी दूसरे को मौका मिल सकता था। ललन सिंह का ये गणित बिल्कुल क्लियर था, लेकिन क्या है कि बात बनी नहीं है। ममता बनर्जी ने इस चीज़ से इनकार कर दिया है कि विपक्षी एकता होगी, उनके लिए बंगाल ही प्रायोरिटी है। वो पीएम बनना चाहती हैं, नहीं बनना चाहती हैं, इस बात को उन्होंने जगजाहिर कभी नहीं किया है। तो अभी भी उनका मोटो ये है कि बंगाल में बचा लूं, बाकी आगे की बात आगे देखेंगे। तो नीतीश कुमार के लिए ये झटका है। बाकी दूसरे जो भी दल हैं वो मतलब किसी हाल में मोदी और भाजपा को हटाने की सोच वाले जो भी नेता हैं, उनके लिए ये बड़ा झटका है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि नीतीश को सिर्फ ममता बनर्जी से ही झटका नहीं मिल रहा है, एक एक कर उनको झटके मिल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले केसीआर से उनको झटका मिला, अब ममता बनर्जी, आगे और भी हो सकता है। अभी समय क्योंकि काफ़ी है, 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तो समय अभी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आगे और भी झटके नीतीश कुमार को? देखिए, जैसे अभी नीतीश कुमार ने कहा कि सब एक हो जाए तो 100 सीट के नीचे सब आ जाएंगे। असलियत ये है कि 200 सीटें इनके हाथ से निकल चुकी हैं। वो कैसे है, ऐसे समझते हैं इसको। बंगाल निकल गया, यूपी पहले निकल चुका है, चूँकि मायावती ने क्लियर कर दिया है कि हम आपके साथ नहीं हैं। दिल्ली और पंजाब भी निकल चुका है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की वहाँ सरकार है, और जो पार्टी सरकार में है और भाजपा के विपक्ष में है, उसने कह दिया है कि कोलैबोरेशन नहीं होगा इस टाइप का। मतलब कांग्रेस के साथ कोलैबोरेशन नहीं होगा। तो जब कांग्रेस कोलैबोरेशन में नहीं आएगी तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं आएंगे। तो 7 सीटें दिल्ली की गई, उसके बाद 14 सीटें या पंजाब की 13 सीटें, पंजाब की 13 सीटें भी, वहाँ भी कोलैबोरेशन नहीं हो पाएगा। तो 4 स्टेट्स निकल गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इसमें कोई है नहीं भाजपा और कांग्रेस के अलावा। तो ऐसे ही काम खत्म हो गया। तो ये जो ताना बाना बुना जा रहा था विपक्षी एकता का, वो उत्तरी हिस्से से निकल गया, पूर्वी हिस्से से निकल गया। बिहार एक वाहिद स्टेट बचा हुआ है जहां पर सीटें भी अधिक हैं और गठबंधन अब तक बरकरार है। झारखंड में भी है, लेकिन झारखंड छोटा स्टेट है, सीटें वहां कम है। तो ये बिल्कुल अब बिखर चुका है। अब इनको कोशिश ये करनी होगी किसी भी तरह से कांग्रेस को विपक्षी एकता के पक्ष में ला दे। गठबंधन आपने बोला कि बिहार में अभी बरकरार है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी पीएम कैंडिडेट की बात आती है तो कांग्रेस सीधे सीधे कहती है कि राहुल गांधी ही पीएम कैंडिडेट होंगे। तो क्या लगता है कि ये गठबंधन बरकरार है क्या?
कांग्रेस का ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है कि राहुल गांधी ही पीएम होंगे। कांग्रेस ने इस बार स्ट्रैटेजी अपनी बदल दी है। उन्होंने 2019 वाली स्ट्रैटेजी नहीं रखी है। कांग्रेस अब चल रही है 2024 में 2004 वाली स्ट्रैटेजी। 2004 का चुनाव अगर आप याद करेंगे तो कांग्रेस के नेताओं को भी यकीन नहीं था कि हम सत्ता में आ रहे हैं। वाजपेयी हार रहे हैं, भाजपा हार रही है, इंडिया शाइनिंग कैंपेन जो है वो फ्लॉप हो चुका है। 2004 में इनको तैयार नहीं था, तो वो फेसलेस चुनाव में गए थे, फेसलेस गए। कौन बनेगा क्या बनेगा ये नहीं बताया, लेकिन क्या है कि अचानक बना तो फिर चीज़ें आगे बढ़ी। इस बार क्या है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। टेक्निकली कांग्रेस में वही पीएम कैंडिडेट होता है जो कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहता है। ये मिथक टूटा था 2004 में, सोनिया गांधी अध्यक्ष थी लेकिन पीएम बन गए मनमोहन सिंह। इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, कह सकते हैं कि वो पीएम पद के दावेदार हैं। कई नेता इस बारे में कहते हैं कि हमारे पास एक नहीं कई नेता हैं, लेकिन कांग्रेस ने ऑफिशियली इस बार स्टैंड पर राहुल गांधी को खड़ा नहीं किया है, ताकि हार का ब्लेम भी उन्हीं पर आ जाता है। तो कांग्रेस इसको इस बार मतलब क्लियर करना चाहती है और मतलब उनके फेस पर चुनाव नहीं लड़ेगी। जीत जाएगी तो वो बन जाए या कोई और भी बन जाए, ये गुंजाइश बनी रहेगी। अच्छा, एक और चीज़, ममता बनर्जी ने कल जो बयान दिया, उन बयानों में वो ये भी कहती नजर आई कि बीजेपी, कांग्रेस और माकपा तीनों साथ हैं। क्या है इसका? ये तीनों साथ हैं। वहाँ लोकल बॉडीज़ की जो इलेक्शन पंचायत में हो रही है, ये तीनों लोकली इन लोगों ने अपना कनेक्शन बना लिया है, ताकि किसी भी तरह से ममता बनर्जी की जो पार्टी तृणमूल कांग्रेस है इसके उम्मीदवारों को हराया जा सके और लोकल बॉडीज़ पर कब्जा हो। क्योंकि ममता बनर्जी ने क्या किया है कि जो ये उखड़ी, मतलब वाम दलों की जब सत्ता वहाँ से उखड़ी तो ऐसी उखड़ी है कि पिछले लोकसभा चुनाव में इनके पास कोई सीट नहीं है, 2 सीटें कांग्रेस के पास है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए सर्वाइवल का वो कहीं है ही नहीं। आप देख लीजिए कि लेफ्ट का पूरा सिस्टम खत्म हो गया, जो बंगाल से ही मतलब ड्रिवन था, वो जब वहाँ से खत्म हो गया तो वो कहाँ बचेंगे। ये केरल में है तो केरल में हर बार बदलते रहता है सिचुएशन, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार लेफ्ट आता है, एक बार कांग्रेस, एक बार लेफ्ट। यहाँ पर के 3 बार से लेफ्ट नहीं आ पा रही बनर्जी, लेफ्ट वहाँ खत्म हो गई है, तो लेफ्ट के पास भी सर्वाइवल का है। तो सर्वाइवल के लिए कम से कम जिससे हाथ मिला लें, कुछ तो हम बचे रहें, ताकि हमारी पॉलिटिक्स चलते रहे। लोकल बॉडीज को बनाएंगे, फिर विधायक बन सकते हैं, फिर सांसद बन सकते हैं, तब ना केंद्र में या राज्य में अपना कुछ चलेगा। तो इसलिए उन्होंने लोकली ये गठबंधन किया उसका। लेकिन 2003 में जब ममता बनर्जी विपक्ष में थी, तब आरएसएस से उन्होंने सपोर्ट मांगा था कि 1% भी अगर सपोर्ट आरएसएस उनको करती है तो लालगढ़ जो है उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की। तो उन्हीं माकपा वाले अब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और बीजेपी और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जो माकपा को 2003 में हटाने में मदद की थी, वो उन्हीं के साथ अब बीजेपी वाले चले गए हैं। तो क्या अब गठबंधन का कोई धर्म रहा नहीं। गठबंधन का क्या है कि इस चुनाव में इसके साथ, उस चुनाव में उसके साथ, अलग अलग दलों का जब की जो डेमोक्रेसी बनी हुई है अपनी, जो अपने देश की बहुत खूबसूरत भी है, कई बार बदसूरत भी लगता है। तो उसमें क्या है कि ये चीज़ें चलती रहेंगी। नीतीश कुमार आज भाजपा के खिलाफ हो जाते हैं, कल भाजपा के साथ हो जाते हैं। हो सकता है वो आरजेडी आज खिलाफ है, कल साथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो माकपा के खिलाफ बंगाल में ये ममता बनर्जी रही हैं, लेकिन कई बार ममता उसमें साथ में विपक्ष वाले जो इश्यूज़ हैं वहाँ पर वो साथ भी आ जाती हैं। तो वही चीज़ें वहाँ चल रही हैं। और बंगाल में अगर लेफ्ट का गढ़ ममता बनर्जी ने ख़त्म किया तो उसमें बिना भाजपा के, बिना आरएसएस के हुआ थोड़े ना, वो उनके सपोर्ट से ही हुआ। या ममता बनर्जी एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कोलैबोरेशन रहा है। लेकिन जब उन्हें सत्ता मिल गई तब से वो इतनी पावरफुल बन गई कि खुद से सस्टेन कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने एकला चलो वाली स्थिति में अपने पार्टी को डाल दी, और अभी भी वो एकला चलो वाली ही स्थिति में आ गई हैं। तो आगे क्या लगता है, कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी होगी? कांग्रेस अभी स्ट्रैटेजी यही दिख रही है कि कांग्रेस भी अकेले ही चलेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास क्या है कि उनके पास पूरा भारत है। आप मैक्सिमम स्टेट्स में कांग्रेस आज भी सेकंड पार्टी में है। साउथ की पार्टीज देख लीजिए, जो 2 बड़े राज्य हैं, ये मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये जो हिंदी पट्टी के ये जो 2 बड़े राज्य हैं इसमें भी है। बिहार यूपी में कांग्रेस नहीं है, बंगाल में नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम ही है, तो उसको भी रिटेन करेगी। यूपी में उसकी कोशिश होगी कि कुछ ना कुछ हम करके आगे बढ़ जाएं। यूपी में हो पाता है नहीं हो पाता है, ये गठबंधन पर डिपेंड करेगा, चुनाव पर डिपेंड करेगा, कैंडिडेट्स पर डिपेंड करेगा। क्योंकि यूपी में कांग्रेस कई चुनावों से पार्टी नहीं जीत रही है, वहाँ इंडिविजुअल्स जीतते हैं। सोनिया गांधी जीतती हैं तो वो अपनी उनकी इंडिविजुअलिटी है, राहुल गांधी जीते थे तो उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी थी।
प्रियंका गांधी आती हैं या कोई और होता है, तो ये आगे का है। इसमें कांग्रेस यूपी में इंडिविजुअल्स पर ही फोकस करेगी। देखते हैं उसमें आगे क्या हो पाता है। देखिए, तो ममता बनर्जी की एकला चौलो नीति कितनी रंग लाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए इंसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें।